नमस्कार, मैं हूं शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण क्रिया के अंतर्गत क्रिया और क्रिया के प्रकार का हम अध्ययन करने वाले हैं। अब क्रिया यह काल परिवर्तन के लिए और वाक्य परिवर्तन के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्रिया का बहुत अच्छी तरह से सूक्ष्मता से गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है। देखिए, हम क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। क्रिया विकारी शब्द है। शब्द के 8 प्रकार हैं। इनमें से 4 प्रकार विकारी हैं और 4 प्रकार अविकारी हैं। ये आपको मालूम है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी शब्द है। विकारी मतलब लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। इसलिए क्रिया विकारी शब्द है। और काल परिवर्तन में क्रिया में परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जिसका काल परिवर्तन परफेक्ट है उसकी भाषा परफेक्ट होती है। इसलिए क्रिया का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। देखिए, बचपन से आप क्रिया का अध्ययन करते आए हो। यह सूक्ष्मता से अध्ययन अब हम करने वाले हैं। क्रिया किसे कहा जाता है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना, करना या कार्य की स्थिति का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। आज तक आपने अकर्म क्रिया, सकर्म क्रिया इतना ही अध्ययन किया है। मतलब क्रिया का जो कार्य होने वाला है, जिस शब्द से कार्य का होना मतलब क्रिया का अकर्मक है, सकर्मक है। करना मतलब रचना, रचना के अनुसार क्रिया के भेद होते हैं। और कार्य की स्थिति का बोध मतलब काल, मतलब कर्म के अनुसार, रचना के अनुसार, काल के अनुसार क्रिया में भेद है। इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। यह क्रिया की सूक्ष्म परिभाषा है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना, करना या कार्य की स्थिति का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया मालूम होने के लिए पहले धातु मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मतलब धातु से क्रिया बनती है। इसलिए क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल शब्दांश क्या है उसे धातु कहते हैं हिंदी में। देखिए कैसे, खाना में खा, पी, आ, चल, जा, यह जो एक एक अक्षरों का शब्द बना है, मतलब खा, पी, आ, चल, यह धातु है। मतलब क्रिया का मूल रूप है। इन धातु में ना प्रत्यय लगाने पर क्रिया का निर्माण होता है या क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे देखिए, खा ना जोड़ने से खाना हो गया, पी को ना जोड़ने से पीना हो गया, आ को ना जोड़ने से आना हुआ, चल को ना जोड़ने से चलना। यह क्रिया का सामान्य रूप है। और आपको भी मालूम है, आना, जाना, खाना, चलना, घूमना, जहाँ जिस जिस शब्द को ना जोड़ा जाता है वह क्रिया का सामान्य रूप होता है। मूल धातु को ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। यह हमें प्राथमिक नॉलेज होना चाहिए। क्रिया किसे कहा जाता है, क्रिया कैसी बनती है, क्रिया का मूल रूप क्या है, यह मालूम होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद आप 5वीं कक्षा से पढ़ते आए हैं। आपको मालूम है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, यह आपने पढ़ा है, अध्ययन किया है, आपको सभी को नॉलेज है। इसमें थोड़ा सा आगे हमें बढ़ना है। अकर्मक यानी कर्म के आधार मतलब अकर्मक क्रिया मतलब जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, मतलब कर्म रहित क्रिया। देखिए, उसकी परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा जिस वाक्य की क्रिया कर्म रहित होती है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। देखिए, राम खाता है, खाता है ये क्रिया है। हमने उससे प्रश्न पूछा क्या खाता है, यह हमें मालूम नहीं होता। कौन खाता है? राम खाता है। मतलब कौन प्रश्न पूछने पर हमें कर्ता मिलता है और क्या प्रश्न पूछने पर हमें कर्म मिलता है। परंतु इस वाक्य में कर्म ही नहीं है। खाना क्रिया का फल कर्ता राम पर पड़ता है, इसलिए यह कर्म रहित क्रिया है। इस वाक्य में क्या खाता है इसका उत्तर नहीं मिलता। कौन खाता है? राम खाता है। इसलिए क्रिया का फल राम पर मतलब कर्ता पर पड़ता है, इसलिए यह कर्म क्रिया है। यह आपने बचपन से सीखा है, आपको मालूम है। सकर्म क्रिया, कर्म सहित क्रिया को सकर्म क्रिया कहा जाता है। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। अब सकर्म क्रिया के 2 भेद हैं। देखिए, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। देखिए, एक कर्मक क्रिया में राम आम खाता है,
संगीता गाना गाती है। संगीता क्या गाती है? गाना गाती है। यानी यहाँ गाती है, इस क्रिया का फल गाना पर पड़ा है, संगीता पर नहीं है। ये ध्यान में आ जाता है आपको। इसलिए यहाँ गाना कर्म है, इसलिए कर्म सहित क्रिया होने के कारण इसे सकर्म क्रिया कहते हैं। परंतु एक कर्म क्रिया क्यों कहा है? क्योंकि इसमें एक ही कर्म है। देखिए अगला वाक्य, द्विकर्मक मतलब जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं। देखिए, राम रावण को बाण से मारता है। रावण और बाण ये दो कर्म है। यहाँ देखिए, पहला कर्म प्रधान होता है, दूसरा कर्म गौण होता है। राम रावण को मारता है, परंतु राम रावण को बाण से मारता है। इसलिए रावण और बाण ये दो कर्म होने के कारण इसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहा जाता है। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिए। यहाँ आज तक आपने कर्म सहित क्रिया को सकर्म क्रिया इसका अध्ययन किए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ये ध्यान में रखिए। अभी हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखे। अब आगे देखिए रचना के आधार पर क्रिया के भेद। काल परिवर्तन पढ़ाते समय मैं हमेशा कहती थी कि वाक्य में सहायक क्रिया ढूंढना चाहिए। सहायक क्रिया किसे कहा जाता है? संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, यह रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। अब इसका अध्ययन हमें करना है। यह भी हमें काल परिवर्तन और वाक्य भेद, वाक्य परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया की परिभाषा देखिए। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। सहायता करती है मतलब मुख्य क्रिया को मदद करती है उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, इसलिए उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। और आपको भी मालूम है, देखिए दर्शक नाटक देख रहे हैं। काल परिवर्तन में अगर हम गए तो यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है। दर्शक नाटक देख रहे हैं, और उस समय मैं हमेशा कहती थी कि क्रिया का धातु लिया है। देखिए देखना क्रिया है, ना निकाल दिया, देख यह मुख्य क्रिया है, मतलब देखना यह क्रिया इस वाक्य में मुख्य है, परंतु उसे सहायक कौन कर रहे हैं, यह इसकी सहायता कर रहे हैं, इसलिए रहे हैं ये सहायक क्रिया हुई, और देख यह मुख्य क्रिया हो गई। यह हम आगे देखने वाले हैं काल के आधार पर क्रिया के प्रकार। उसमें हमें यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, मुख्य क्रिया होती है और उसे सहायक करने वाले आगे क्रिया होती है। आगे देखिए, सुनीता गांव पहुंच चुकी होगी। यहाँ पहुंच चुकी होगी, पहुंच यह पहुंचना क्रिया का धातु है, इसलिए यह मुख्य क्रिया है। और चुकी होगी यह उसे सहाय करते हैं। पहुंचना क्रिया को सहाय करने वाली यह सहायक क्रिया है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना जो धातु रूप में होती है वह मुख्य क्रिया होती है, और उसे काल का रूप यानी होगी मतलब भविष्यकालीन या है वर्तमान कालीन, यह काल का जो रूप होता है वो मुख्य क्रिया को मदद करता है, इसलिए उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना दो क्रियाएं होती हैं, उसमें मुख्य क्रिया और मदद करने वाली सहायक क्रिया। अगला प्रकार देखिए संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक क्रियाओं के सहयोग से बनने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जो क्रिया बनती है, उसे बनने वाली जो क्रिया होती है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। देखिए, राधिका ने पर्स खो दी। यहाँ खो और दी ये दोनों क्रिया हैं, और दोनों क्रियाओं के संयोग से यह संयुक्त क्रिया बनी है खो दी। इसलिए खो मतलब खोना और दी मतलब उसकी मूल क्रिया देना। इस तरह दो क्रियाओं से मिलकर यह संयुक्त क्रिया बनती है। उसी तरह देखिए, राजेश ने खाना खा लिया। यह खाना और लेना इस दो क्रियाओं से मिलकर खा लिया, इस तरह की संयुक्त क्रिया बन जाती है। देखिए यहाँ दोनों क्रिया अलग अलग हैं, परंतु दोनों क्रियाओं से मिलकर जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। यह आपने 5वीं कक्षा से प्रेरणार्थक क्रिया में ये देखा है, पीना पिलाना पिलवाना, खाना खिलाना खिलवाना, करना कराना करवाना, पढ़ना पढ़ाना
पढ़वाना, ये आपको याद आता है। अब पहले देखिए प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, और मैंने अभी आपको जो क्रियाएं बताई वो प्रथम प्रेरणा मूल क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ये 3 प्रकार मैंने बताए। देखिए जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मतलब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, ये स्वयं वो निष्क्रिय होता है। देखिए माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ नहीं पीती, बच्चों को दूध पिलाती है, यानी पीना का पिलाना, पीना मूल क्रिया, पिलाना प्रथम प्रेरणार्थक है। देखिए माँ बच्चे को दूध पिलाती है और खाना खिलाती, माँ बच्चों को खाना खिलाती है, खाना खिलाना खिलवाना। अब देखिए बनना, बनाना, बनवाना, इस माँ बेटी से भोजन बनवाती है। देखिए प्रथम प्रेरणार्थक होता है उसे आना लगता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है उसे वाना। देखिए पीना का पिलाना मतलब लाना, मतलब आना प्रत्यय जोड़ता है, और पिलवाना उस समय वाना ये प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसलिए माँ बेटे से भोजन बनवाती है, वो स्वयं कुछ नहीं करती, बेटी से बनवाती है, इसलिए उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहा है। पिताजी मैकेनिक से गाड़ी साफ करवाते हैं, यानी मैकेनिक गाड़ी साफ करवाता है परंतु पिताजी उससे करवा कर लेते हैं। अथवा शिक्षक छात्रों से गीता पढ़वाते हैं, मतलब गीता उनसे पढ़वाते हैं। इस तरह ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। और माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। आपको मालूम होना चाहिए पिलाना, बनवाना ये क्या है, ये क्रिया के क्या प्रकार हैं, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कर्ता निष्क्रिय होता है, वो दूसरों को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, तब क्रिया प्रेरणार्थक बन जाती है। और प्रेरणार्थक के 2 भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को आना प्रत्यय लगता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को वाना प्रत्यय लगता है, ये ध्यान रखिए। अब अगला प्रकार देखिए नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से ये क्रिया बनती है। देखिए शर्म ये शब्द है, शर्म का शर्माना, और वाक्य लतिका शर्माती है, यह सावले राम को देखकर सीता शर्माती है, यह शर्माती है, शर्म इस शब्द से यह क्रिया बनी है। अनाथ बच्चों को अनाथ आश्रम अपनाता है, अपना ये सर्वनाम है और उसी से क्रिया क्या बनी, अपनाना, और वाक्य में प्रयोग कैसा हुआ, अनाथ बच्चों को अनाथ आश्रम अपनाता है। अब आगे देखिए साहूकार गरीबों की जमीन हथियाता है, हाथ यह संज्ञा है, हथियाना ये उसकी क्रिया बन गई। ध्यान में आ जाता है, ना प्रत्यय जोड़ा है और क्रिया किस तरह बनी है, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, इसे ना प्रत्यय जोड़कर यह भी क्रिया बनती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। या धीरे धीरे आपको यह मालूम होना चाहिए, जब आप हिंदी विषय लेकर बीए जाएंगे तो बीए के लिए ग्रामर का एक स्वतंत्र, व्याकरण का एक स्वतंत्र आपको पेपर होता है। यहाँ बहुत आप डिटेल में सूक्ष्मता से अध्ययन करने वाले हैं, परंतु आपको ये प्राथमिक नॉलेज होना चाहिए। वाक्य पढ़ते समय हमने कौन सी क्रिया, इस क्रिया का नाम क्या है, इसका किस तरह वाक्य में प्रयोग किया जाता है, ये मालूम होना आवश्यक है। लतिका शर्माती है, देखिए शर्माना ये क्रिया है तो सामान्य वर्तमान काल हो गया, यहाँ ती प्रत्यय लगा है, आपको काल परिवर्तन के लिए भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। अगला प्रकार देखिए पूर्वकालिक क्रिया। यह मिश्र वाक्य का सामान्य वाक्य कीजिए, इस तरह जब पूछा जाता है तब 2 क्रियाओं को एक क्रिया बीच में होती है, वह समुच्चय बोधक निकाला जाकर उसका वाक्य हमें बनाना पड़ता है। इस समुच्चय बोधक निकालकर मतलब संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य बनाते समय भी इसका उपयोग होता है। आपके पाठ्यक्रम में इस साल नहीं है क्योंकि बहुत सारा हमने पोर्शन यहाँ शासन की ओर से कट कर दिया है, परंतु आपकी किताब में वाक्य भेद है, वाक्य परिवर्तन है, इसके लिए यह महत्वपूर्ण है। देखिए पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया तत्काल आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक कहा जाता है, और अगली होती है उसे समापिक कहा जाता है। समापिक यह एक क्रिया का प्रकार है, और वह अगली क्रिया होती है उसे
पूर्व की क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक। देखिए, समीर अध्ययन करके सो गया। यहाँ करके मतलब समीर अध्ययन करता है और सो जाता है। इस वाक्य का समीर अध्ययन करके सो गया। अध्ययन करना क्रिया समाप्त होते ही वो सो गया है, इसलिए अगली क्रिया तत्काल हो गई है। सुधाकर ऑफिस में काम करके घर आ गया। ऑफिस का काम करके समाप्त कर देता है और तुरंत तत्काल घर आता है, यानी घर आने की क्रिया बाद में है। पिताजी अखबार पढ़कर बाजार गए, यानी पिताजी ने अखबार पढ़ा और वे बाजार गए, तुरंत बाजार गए। यानी यहाँ देखिए, ध्यान में रखिए, पूर्वकालिक क्रिया को के, कर, करते ही इस तरह के प्रत्यय जोड़े जाते हैं। देखिए, करके सो गया, काम करके घर आया, अखबार पढ़कर बाजार गए, मतलब क्रिया को कर अथवा के प्रत्यय लगता है और यह पूर्वकालिक क्रिया बनती है। प्रारंभ की क्रिया समाप्त होती है और अगली क्रिया शुरू हो जाती है। देखिए, घर आने की क्रिया शुरू हो गई, बाजार जाने की क्रिया शुरू हो गई, सो जाने की क्रिया शुरू हो गई है। पहली क्रिया समाप्त होती है, दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तब उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। और यह संयुक्त वाक्य का सामान्य या सरल वाक्य बनाते समय इस तरह हमें पूर्वकालिक क्रिया करनी पड़ती है। क्रिया के अन्य भी दो प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, इनमें से प्रमुख ये दो प्रकार हैं। देखिए, अनुकरणात्मक क्रिया। मक्खियां मिठाई पर भिनभिना रही थी। विक्रांत दरवाजा खटखटाता है। यह भिनभिना, खटखटाता, यह देखिए शब्द युग्म है। सुनो किशोरी, इस पाठ में हमें पूरे पाठ में एक एक पंक्ति में इस तरह शब्द युग्म दिखाई देते हैं। भाषा में या वाक्य में लयात्मकता लाने के लिए शब्द युग्म का प्रयोग किया जाता है और उस समय इस तरह की अनुकरणात्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए, भिनभिना रही है, खटखटाता है, खटखटाना का खटखटाता है। ये ध्यान में रखिए, यह लयात्मकता लाने के लिए जो क्रिया वाक्य में अनुकरणात्मक क्रिया के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक प्रकार है, देखिए, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया मतलब क्या, जो उसमें कर्म होता है वो क्रिया में, क्रिया के रूप में भी उस कर्म की, क्रिया की रचना होती है, कर्म के जैसे होती है। देखिए, छात्रों ने गाना गाया। गाया मतलब गाना, और गाना यह कर्म भी है और गाया यह भी गाना क्रिया है और यह भी क्या है, क्रिया है। यानी कर्म और क्रिया एक जैसी होती है। छात्रों ने क्या गाया, गाना गाया मतलब कर्म है, इसलिए गाना गाया। बच्चों ने खेल खेला, दोनों कर्म भी खेलना है और यहाँ खेलना ये क्रिया भी है, इसे सजातीय क्रिया कहा जाता है। उसी तरह सैनिकों ने लड़ाई लड़ी। प्रकाश ने एकाग्रता से पढ़ाई पढ़ी। सुमन ने अच्छी लिखाई लिखी। यानी लिखना, लिखना कर्म में भी और क्रिया में भी, दोनों क्रिया एक साथ आ जाती हैं और एक जैसी होती हैं, उसे सजातीय क्रिया कहा जाता है। कभी कभी बच्चों ने खेल खेला, आपके मन में यह शंका उपस्थित हो सकती है, यह खेल और खेला दोनों क्रिया जैसा लगता है, तो दोनों खेल है क्या? नहीं, क्या खेला, खेल खेला, मतलब यहाँ खेल कर्म है और खेला क्रिया है, यह ध्यान में रखिए। और इस तरह की सजातीय क्रियाओं का भी कभी कभी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य की सुंदरता बढ़ती है उससे। अब देखिए, यहाँ फिर एक बार हमारे काल परिवर्तन के सभी इन वाक्यों का यहाँ प्रैक्टिस होने वाला है, क्योंकि काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं। यहाँ देखिए, मुख्य क्रिया के भेद काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालीन क्रिया, यह 3 प्रकार हैं। अब इसमें केवल हमने पाठ्यक्रम में जितने काल के प्रकार हैं उतने ही लिए हैं, परंतु व्याकरण माला का मेरा जो वीडियो है उसमें सभी काल के प्रकार दिए हैं, सभी के 6, 5 और 3 प्रकार हैं। यहाँ केवल पाठ्यक्रम में जितने प्रकार हैं उतने ही लिए हैं और यहाँ क्रिया के भेद काल के आधार पर किस तरह होते हैं ये हम देखने वाले हैं। पहला प्रकार देखिए, भूतकालिक क्रिया। इसमें पाठ्यक्रम में 3 काल हैं आपको, सामान्य भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया और पूर्ण भूतकालिक क्रिया। इसके वाक्य देखिए, किशोरी ने पत्र पढ़ा, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है और यह क्रिया क्या है, पढ़ा, मतलब पढ़ना की क्रिया आ प्रत्यय जोड़ा है और पढ़ा हो गई है, इसलिए वह सामान्य भूतकालिक क्रिया है। राम ने आम खाया, सीता ने इमली खाई, इस तरह किशोरी ने पत्र पढ़ा। अपूर्ण भूतकाल देखिए, किशोरी पत्र पढ़ रही थी,
अब देखिए पढ़ रही थी, यह भूतकालिक क्रिया है। यहाँ भी देखिए सहायक क्रिया है, पढ़ ये मुख्य क्रिया है, रही थी यह उसे सहाय करने वाली क्रिया है। पूर्ण भूतकालिक देखिए, किशोरी ने पत्र पढ़ा था, यह पढ़ा मुख्य क्रिया है और था इसे सहायक क्रिया कहा जाता है। और ये सभी पढ़ा, पढ़ रही थी, पढ़ा था, यह भूतकालिक क्रिया के ये भेद हैं, ध्यान में रखिए। भूतकालिक क्रिया के ये उप प्रकार हैं। वर्तमान कालिक क्रिया, इसमें भी 3 भेद देखिए। सामान्य वर्तमान का उदाहरण देखिए, किशोरी पत्र पढ़ती है, यह पढ़ती मुख्य क्रिया है सहायक क्रिया है। अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, किशोरी पत्र पढ़ रही है, यहाँ पढ़ मुख्य क्रिया है, रही है सहायक क्रिया है। पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, किशोरी ने पत्र पढ़ा है, यहाँ पढ़ा मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया। ध्यान में आ जाता है, यानी यहाँ वर्तमान कालिक क्रिया में पढ़ती है, पढ़ रही है, पढ़ा है, यह काल के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, भेद होता है। उसी तरह भविष्यकालिक क्रिया देखिए, भविष्यकालिक क्रिया भी कहा जाता है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, किशोरी पत्र पढ़ेगी, यहाँ क्रिया का प्रकार क्या है, भविष्यकालिक पढ़ेगी। यानी इस तरह पढ़ना इस क्रिया के ये 7 रूप आप देख रहे हो, यह काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं। यहाँ केवल पाठ्यक्रम के आधार पर लिया है, और भी भूतकालिक क्रिया के प्रकार हैं, वर्तमान कालिक क्रिया के प्रकार हैं, भविष्यकालिक क्रिया के प्रकार हैं। आपके अध्ययन के लिए, काल परिवर्तन के लिए काल के आधार पर क्रिया के भेद ये हैं, और सूक्ष्मता से ध्यान में रखना है किस तरह उसमें परिवर्तन होता है। और इस तरह काल परिवर्तन के लिए एक क्रिया के भेद मालूम होना चाहिए, गहराई से इसका अध्ययन होना चाहिए, क्रिया किस तरह बदलती है यह आपको मालूम होना चाहिए। और इसलिए यहाँ काल के आधार पर क्रिया का ये चार्ट दिया है, बार बार यहाँ पढ़िए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग क्रिया लेकर अलग अलग वाक्य उस पर बनाइए, और बस ये 7 प्रकार आ जाने पर आपके टेंस परफेक्ट हो जाएंगे। और एक भाषा का टेंस अच्छे हो गए तो अन्य 2 भाषाओं के, अंग्रेजी और मराठी के टेंस भी अच्छे हो जाते हैं, और जिसके टेंस अच्छे होते हैं उसकी भाषा अच्छी होती है, यानी परिपक्व भाषा, परफेक्ट भाषा होती है। और भाषा का परफेक्ट ज्ञान होने के लिए काल का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सूक्ष्मता से अध्ययन कीजिए। और यहाँ यह काल क्रिया के भेद, यह अध्याय समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम व्याकरण का अगला भाग लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।